हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। टेक्निकल मैम जी स्टडी। मैं आज आपके लिए एक कंसेप्ट लेकर आई हूँ, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। मनी सप्लाई जो भी मनी है हमारी ऑल ओवर मार्केट में, उसको मनी सप्लाई कहते हैं। जो भी चलन में मुद्रा है, अलग अलग देशों में मनी सप्लाई की जो डिफरेंट अलग अलग होती है। फ्रॉम अप्रैल 1968 से मनी मेजरमेंट ओनली M1 को ही प्रेफरेंस दी जाती थी, बट सिंस अप्रैल 1977 के बाद RBI ने मनी मेजरमेंट में M1 के साथ साथ M2, M3, M4 एंड M0 को साथ MO को शामिल किया है। M1 इज़ ए नैरो मनी, यानी जो M1 है वो बहुत ही तरल मनी है। उसको कभी भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं अति शीघ्र से अति शीघ्र। M1 में जो इंक्लूड मनी है वो कौन सी मनी है। M1 में किसी देश की जनता के पास कितने करेंसी नोट और सिक्के हैं, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। देश में मौजूद जो पब्लिक और प्राइवेट बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, में भी कुल मिलाकर जो जनता के द्वारा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उनकी डिपॉजिट है, बैंक बैलेंस को इसमें शामिल किया जाता है। प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI, वह करेंसी जो विदेशों के केंद्रीय बैंक RBI के पास जमा रखते हैं। विदेशों के जो केंद्रीय बैंक RBI के पास जमा रखते हैं, उसको इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी भारतीय वित्तीय संस्थाएं हैं, गैर वित्तीय संस्थाएं की जितनी भी डिपॉजिट है वो RBI के पास जमा है, इसमें शामिल किया जाता है। नोट करने की बात यह है कि इसमें शामिल क्या नहीं किया जाता। इसमें जो IMF और IBRD जैसे स्ट्रक्चरल एंड डेवलपमेंट परचेज के लिए जो लोन देने वाली संस्थाओं का पैसा है जो RBI के पास जमा है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद है M2। M2 में क्या क्या शामिल होता है। M2 में जो M1 है, जो मैंने M1 में जितने एक्सप्लेनेशन किया है उसके साथ सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, यानी डाकघरों के बचत खातों में जनता के द्वारा जमा डिपॉजिट, ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस अकाउंट व बैंक अकाउंट्स की सेविंग इसमें शामिल की जाती हैं। ये भी नैरो मनी है, यानी इसका भी अति शीघ्र ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है M3। M3 में क्या शामिल है। M1, जो M1 में शामिल चीज़ें थी, प्लस टाइम डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। टाइम डिपॉजिट होती है जो समय अवधि, जिसमें जैसे 6 मंथ, 3 मंथ टर्म डिपॉजिट होती हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट होती हैं, जिनकी समय अवधि पूरा होने पर ही हम उनको निकलवा सकते हैं। वो डिपॉजिट M3 में शामिल की जाती है। उसमें शामिल क्या नहीं किया, जैसे जो 2 बैंक हैं जैसे HDFC है, RBI है, उनके जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल है डिपॉजिट का, वो इसमें शामिल नहीं किया जाता। M4 में क्या शामिल किया जाता है। M4 में M3, यानी जो M3 में शामिल किया जाता है, प्लस पोस्ट ऑफिस ऑल स्कीम। जितनी भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, जैसे किसान विकास पत्र है, अटल पेंशन है, सुकन्या समृद्धि योजना है, एटसेट्रा, इसमें शामिल की जाती हैं। अब देखते हैं कि M1 और M2 क्या है। नैरो कंसेप्ट है, उसको जल्दी ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। M3 और M4 ब्रॉड कंसेप्ट है, उसको इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो सबसे कम लिक्विड है वो M4 है, उसको कैश को लिक्विड करने में टाइम ज़्यादा लगता है। नंबर 4 जो M4 है, उसमें क्या शामिल नहीं करते हैं।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स पोस्ट ऑफिस जारी करता है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद जो एमओ है, हाई पावर मनी, एमओ रिजर्व बैंक, इसको सॉरी इसको रिजर्व मनी भी बोलते हैं। इसमें शामिल क्या क्या है? एमओ में करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी जितनी भी मार्केट में करेंसी दौड़ रही है, प्लस बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई, जितने भी बैंक हैं और वो जो आरबीआई के पास अपने सीआरआर को मेंटेन करने के लिए जो आरबीआई के पास पैसा रखते हैं वो, प्लस अदर डिपॉजिट विद दी आरबीआई, और जो दूसरी डिपॉजिट्स हैं आरबीआई की, वो इसमें शामिल किया जाता है। ये मैंने ये इसलिए इम्पोर्टेंट समझा क्योंकि ये सभी में जो केन्जियन थ्योरी है उनको समझने से पहले हमें M1, M2 और M3 को समझना होगा, इसलिए कि मार्केट में मनी सर्कुलेशन कैसे होता है और उसका मेजरमेंट कैसे होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।